So, hello everyone. Guys, welcome to day number 2 of this awesome journey. कल का वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने एकदम सीरियसली लिया और मुझे ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो मेहनत करके गला घिसा था, मैंने जो मेहनत करके मैसेज डिलीवर करने की ट्राई की थी, वो मैसेज एटलीस्ट काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचा और उसने ट्रेडिंग को अभी सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि वो पहले से भी सीरियसली कंसीडर कर रहे हो, बट कल के वीडियो देख के मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए। मुझे सेटिस्फेक्शन है कि जितनी भी चीज़ें मुझे डिलीवर करनी थी एटलीस्ट वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिलीवर की और लोगों ने उसको मैसेज की तरह डाइजेस्ट किया और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। डे 1 पे हमने डिस्कस किया था कि टोटल 5 स्टेप्स रोड मैप के अंदर पूरी ट्रेडिंग जर्नी को हम एंड करेंगे। उसमें से स्टेप नंबर 1 कल के दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2। कल के वीडियो के अंदर ही हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बनानी हो, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और 3 स्टेप ऐसे हैं जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। ये तीनों स्टेप अगर अच्छे से किसी ने डाइजेस्ट कर लिए तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो चुका है। अभी ये फाउंडेशन के ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो उतनी बड़ी बिल्डिंग हम बना सकते हैं। उसमें से फाउंडेशन नंबर 1 कि आपको ट्रेडिंग को सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा। आपको खुद से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, आपको मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, सक्सेस रेशियो इसके अंदर क्या है, अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर क्या है, कितने टाइम में ये सब चीज़ें अचीव हो सकती है, फेलियर हुआ तो क्या सिचुएशन हो सकती है, बाकी सारे प्रोफेशन की कंपेयर में ट्रेडिंग की सिचुएशन क्या है, उसका होलिस्टिक व्यू आपके सामने होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर किसी ने डे 1 का वीडियो ध्यान से देखा है उसको ये होलिस्टिक व्यू डेफिनेटली मिल गया होगा। आपका फाउंडेशन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। इसको मैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्यों गिन रहा था? मान लो किसी की एक्सपेक्टेशन ही गलत है, इसका मतलब ये फाउंडेशन गलत है, इसके ऊपर बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। अगर ये फाउंडेशन गलत है, गलत एक्सपेक्टेशन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, उसके ऊपर बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। और वो चीज़ आप खुद भी एग्री करेंगे कि हाँ, गलत एक्सपेक्टेशन है, ओवर एक्सपेक्टेशन है। यूट्यूब के अंदर लोगों की लाइफस्टाइल देख के यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है तो फिर बिल्डिंग बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नंबर 1 किसी ने डाइजेस्ट किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्टेप नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बट अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ ऐसा बोल सकते हैं। मेन चीज़ें अभी से स्टार्ट होगी। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 के अंदर आप मान के चल सकते हैं कि टोटल 4 दिन का टाइम जाएगा। इसका मतलब सिर्फ बेसिक्स कवर करने के अंदर हमारे टोटल 5 दिन जाएंगे। यहाँ पे था डे नंबर 1, डे नंबर 2 और डे नंबर 3 कवर करने में हो सकता है कि 4 दिन का टाइम जाए, 3 दिन के अंदर भी कवर हो सकता है। बट जितनी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो सारी की सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमें क्या डिस्कस करना है? बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। अभी सिचुएशन क्या है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के अंदर कुछ टाइम से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 6-8 महीने हुए हैं, ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज है। फ्रेशर मेरे हिसाब से कम लोग हैं या तो कोई भी नहीं है जिसने कोर्स के अंदर एनरोल किया है। तो एटलीस्ट ये कोर्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई कॉल ऑप्शन क्या होता है या तो पुट ऑप्शन क्या होता है या तो कौन कौन से टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, रेगुलर ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर होता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक्स डिस्कस करेंगे। इसका मतलब बेसिक्स के अंदर एक्सट्रीम बेसिक्स डिस्कस नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। वापस से मैं आज एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कोई चीज़, कोई बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता हो, बट इंस्टाग्राम के फालतू की रील्स स्क्रॉल करने से बेटर जो चीज़ ऑलरेडी पता है वो चीज़ एक बार वापस से सुन लो। हो सकता है कि वही चीज़ का देखने का नज़रिया कुछ अलग हो जाए, हो सकता है वही चीज़ का पर्सपेक्टिव कुछ अलग हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। कल के दिन भी मैंने ये चीज़ बताई थी, आज वापस बता रहा हूँ। है सब चीज़ बेसिक्स। वो चीज़ ये है कि मान लो निफ्टी अभी चल रहा है 25,300, तो 25,300 मुझे भी 25,300 दिख रहा है, आपको भी 25,300 दिख रहा है।
दुनिया का कोई भी म्यूचुअल फंड है, दुनिया के किसी भी कोने में है, वो अगर निफ्टी का चार्ट अगर ऑनलाइन ओपन करेगा उसको भी 25,300 दिखेगा। हेज फंड है उसको भी 25,300 दिखेगा। यही 25,300 के अंदर सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। कोई ये बोल रहा है कि 25,300 पे सेल करना चाहिए क्योंकि राउंड नंबर है। कोई ये बोल रहा है कि भाई 25,340 के ऊपर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को टच करने तो जाएगा, ये 40 पॉइंट्स का बाइंग मूव हमें कैप्चर करना चाहिए। बायर्स भी प्रेजेंट है, कोई भी प्राइस के ऊपर बायर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोई भी प्राइस के ऊपर सेलर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तब जाके ही उसके अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो सबके लिए यही प्राइस है, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के अंदर इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? 91% लोग लॉस कर रहे हैं, 9% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? प्राइस तो दोनों के लिए सेम है। 91% लोगों को ये प्राइस अलग दिख रही है, यानी कि 91% लोग इसके अंदर लॉस कर रहे हैं, 9% लोग इसके अंदर प्रॉफिट कर रहे हैं। इसका क्लियर कट मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ मेजोरिटी लोगों को दिख रही है वही चीज़ अगर आपको लगेगी तो आप 91% के अंदर फॉल हो जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो 91% लोगों को दिखाई जा रही है और क्या चीज़ ऐसी है जो एक्चुअल में हो सकती है। हर बार सही चीज़ हम कैप्चर करें वैसा पॉसिबल ही नहीं है। सब चीज़ एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बेसिक्स वापस से डिस्कस करने का सिंगल ऑब्जेक्टिव ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को लग रहा होगा कि आपको पता है, बट मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए फ्यूचर में मैं ये चीज़ का रेफरेंस दूं तो एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है, इसका सही पर्सपेक्टिव लोगों को पता होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिसने ऑलरेडी कोई कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लिया होगा। हो सकता है कि मार्केट में पिछले कुछ सालों से हैं जो रिजल्ट अभी एक्सपेक्टेड था उतना रिजल्ट नहीं मिला है। रिक्वेस्ट ये है कि आपके दिमाग के अंदर अभी तक जितना भी कंटेंट है, अभी तक जितनी भी बायसनेस है, अभी तक जो भी पर्सपेक्टिव आपके दिमाग के अंदर है, वो सब चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड में कर देना। यहाँ पे हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसको फ्रेश जीरो से समझने की ट्राई करना। हो सकता है कि कोई अलग पर्सपेक्टिव आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? सारी की सारी कैंडल के पीछे एक स्टोरी होती है, सारी की सारी कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्चुअल में मूव कैसे करती है, क्या चीज़ होने से प्राइस मूव करती है, क्या चीज़ ना हो तो प्राइस मूव ही नहीं करती। ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे और कुछ पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे जिससे बायर्स और सेलर्स का प्रेजेंस हमें पता चले। एक और चीज़ वापस से, ये जो चीज़ अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब हम ये बिल्डिंग बनाएंगे उस टाइम पे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके डॉट्स कनेक्ट होंगे पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को अचीव करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल अलग अलग हम टोटल 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। ये पांचों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक सेटअप कैसे बनाया जा सकता है वो चीज़ हम मान लो पॉइंट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए पॉइंट नंबर 2 अच्छे से डाइजेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। देखो, सबसे पहली चीज़ 5 मिनट लेके मैं काफ़ी ही फाउंडेशन से ये चीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आपको लगेगा काफ़ी बेसिक्स है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, प्राइस चार्ट्स जनरली क्या है, लोगों को थियोरेटिकल समझे ना तो कैंडल दो कलर की होती है, एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है, एक रेड कलर की कैंडल होती है। थियोरेटिकली अगर ये चीज़ को समझे ना तो ये सिर्फ ड्राइंग है। प्रैक्टिकली अगर ये चीज़ को समझे तो ये करोड़ों रुपए की मूवमेंट है जिसकी समरी आपके सामने ड्राइंग के रूप में है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, मैं अभी मेरे फ़ोन के अंदर एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ कि डेली टर्नओवर इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, डेली टर्नओवर इन इंडियन स्टॉक मार्केट। व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया? नहीं आ रहा है यार। एनएससी का डेली टर्नओवर काफ़ी ही बड़ी अमाउंट है।
इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर 28 अगस्त 2025 का डेरिवेटिव्स के अंदर टर्नओवर था 4 लाख करोड़ रुपए का। 4 लाख करोड़ रुपए का डेरिवेटिव्स के अंदर टर्नओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखने में ये सिर्फ कैंडल है, देखने में ये सिर्फ ड्राइंग है, बट ये ड्राइंग क्या चीज की समरी है? 4 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की समरी है ये सिर्फ ड्राइंग के अंदर। तो आज तक अभी आप कैंडल को सिर्फ कैंडल की तरह देख रहे होंगे कि भाई ये कैंडल ने हाई लगा दिया है, ये कैंडल का लो है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। सिमिलरली रेड कैंडल के अंदर ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है और ये क्लोज है। सुनने में सिर्फ ड्राइंग है, देखने में सिर्फ ड्राइंग है, एक्चुअल में क्या है? 4 लाख करोड़ रुपए के जो भी ट्रांजेक्शन हुए ना उसकी समरी है। हमें सीखना क्या है? 4 लाख करोड़ रुपए के जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी समरी हमारे सामने है, उसको रीड कैसे करें ताकि कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन हम खुद ले पाए। मेजोरिटी जहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस है वो डायरेक्शन के अंदर हम डिसीजन ले पाए। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल एक अपना मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को, मार्केट ख़त्म होता है 3:30 को। मोटा मोटी मान लो 6 घंटा प्लस 15 मिनट्स मार्केट रनिंग होता है। अभी के लिए मान लो कि सिर्फ 6 घंटा मार्केट रनिंग होता है। 1 घंटे के अंदर टोटल 60 मिनट्स होती है। इसका मतलब 12 मिनट की 12 कैंडल्स 5 मिनट की 1 घंटे के अंदर होगी, ठीक है। और टोटल 6 घंटे के अंदर 6 घंटे इंटू 12 कैंडल्स यानी कि 72 कैंडल्स होती है एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर। 72 कैंडल्स प्लस 3 कैंडल मान लो बाकी 15 मिनट की, इसका मतलब टोटल 75 कैंडल्स होती है एक दिन की। 75 कैंडल्स का टोटल कितना होगा? 4 लाख करोड़ रुपए का 75 कैंडल्स का टोटल होगा। इसका मतलब हम जो भी बाइंग या तो सेलिंग एक्टिविटी जो इंडियन मार्केट के अंदर हो रही है इसकी समरी ड्राइंग के फॉर्म में हमारे सामने रखी जाएगी, कैंडल स्टिक के फॉर्म में हमारे सामने रखी जाएगी कि आज जो भी बाइंग हुआ, जो भी सेलिंग हुआ, कौन से प्राइस पे कितना हुआ, कब हाई गया था, कब लो गया था, कौन से टाइम पे बायर्स का एग्रेशन था, कौन से टाइम पे सेलर्स का एग्रेशन था। वो सारी चीज़ एक ड्राइंग के फॉर्म में हमारे सामने है। तो अभी तक मान लो हम क्या कर रहे थे कि कैंडल को निगलेक्ट कर रहे थे, कैंडल के पोटेंशियल को निगलेक्ट कर रहे थे कि भाई कुछ नहीं, ये तो ड्राइंग है, ये फालतू की चीज़ है। असल में ये क्या है? यही सब चीज़ का सार है। आप इंडिकेटर भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाओ, जो चीज़ दिखनी है ना वो ये ड्राइंग के अंदर दिख जाएगी। ये 4 लाख करोड़ रुपए के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी चीज़ ये ड्राइंग के अंदर दिख जाएगी, प्रोवाइडेड ये ड्राइंग को हम कितना सीरियसली ले रहे हैं, प्रोवाइडेड ये ड्राइंग को हम कितना डीपली अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे हैं। आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मुझे आपको सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन ये करना है। क्वेश्चन ये है कि मार्केट के अंदर प्राइस में मूवमेंट कब आती है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, प्राइस के अंदर मूवमेंट कब आती है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बायर्स या तो सेलर्स ज़्यादा है उससे प्राइस में मूवमेंट आती है, या तो बायर्स या तो सेलर्स एग्रेसिव है उससे मूवमेंट आती है। आपको सोच के आंसर देना है। बायर्स या तो सेलर्स ज़्यादा है उससे मूवमेंट आएगी, या तो बायर्स या तो सेलर्स एग्रेसिव है उससे मूवमेंट आएगी। काफ़ी लोगों का ये आंसर होगा कि ज़्यादा है उससे मूवमेंट आएगी, काफ़ी लोगों का ये आंसर होगा कि एग्रेसिव होने से मूवमेंट आएगी। प्रैक्टिकली सोचने जाए तो दोनों से मूवमेंट आएगी, बट मैटर क्या करेगा? मैटर ये करेगा कि बायर्स और सेलर्स में से एग्रेसिव कौन है। छोटा सा एग्जाम्पल देने की ट्राई करता हूँ कि मान लो मेरे पास टोटल 4 बायर है, मान लो 5 बायर है, एक स्टॉक चल रहा है जिसकी प्राइस अभी मार्केट में चल रही है 80 रुपीज़, और मेरे सामने एक सेलर खड़ा है। ये सेलर बोल रहा है कि मुझे ये स्टॉक को 80 रुपीज़ में बेचना है। ये 5 में से एक बायर ऐसा है जो बोल रहा है कि चलो मुझे 80 रुपीज़ में खरीदना है। इसने 80 में सेल कर लिया, इसने 80 में बाय कर लिया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गई 80 रुपीज़। सिस्टम के अंदर वो प्राइस चल रही है 80 रुपीज़। इसके पास और भी स्टॉक पड़े हैं, इसको और स्टॉक बेचने हैं। ये चारों लोगों का ओपिनियन ये है कि भाई स्टॉक को हम खरीदेंगे, बट
80 रुपए की प्राइस काफ़ी महंगी है। ये 4 बोल रहे हैं कि स्टॉक को हम खरीदेंगे, तो मान लो स्टॉक को हम 50 रुपए में खरीदेंगे। 80 रुपए की प्राइस तो काफ़ी महंगी है। थोड़ा रियलिस्टिक बात करनी हो तो हम ये कर सकते हैं कि ये 4 लोगों का ओपिनियन ये है कि भाई हम 78 में ये स्टॉक को परचेस करेंगे, 80 रुपए तो महंगे हैं। तो ये सिचुएशन में आप ध्यान से देखो तो बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है? बायर्स ज़्यादा है, 4 लोग ये स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी है। सेलर एक ही है, फिर भी ये स्टॉक की प्राइस बढ़ नहीं रही है। इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है कि भाई ज़्यादा बायर्स होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि बायर्स ये एग्रेसिव कितने हैं, ये प्राइस उसको कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, उससे फ़र्क पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रही है। ये चीज़ें सुनने में आपको काफ़ी बेसिक लगेगी, बट जब ये चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे ना आगे, तब जाके आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा ये फाउंडेशन मेरे लिए क्रिएट करना ज़रूरी है, अदरवाइज मैं मेरा गला बिल्कुल भी नहीं घिसता। ध्यान से देखना। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो एक ही बायर है और सामने 4 सेलर हैं। अभी ये एक बायर को कहीं से न्यूज़ मिल गई है कि ये स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है। ये बोल रहा है कि मुझे 80 में बेचना है, ये बोल रहा है कि नहीं 80 में तो नहीं बेचूंगा, 82 मिलेगा तो मुझे अच्छा रिटर्न दिखेगा। ये बोल रहा है मुझे 84 में खरीदना है, ये बोल रहा है मुझे 86 में खरीदना है। ये बायर कोई न्यूज़ लेके आया है, इसको लग रहा है कि ये स्टॉक की प्राइस अगर 100 रुपये भी होगी ना तो भी उसको खरीदने के लिए रेडी हूँ। इसको बोलता है कि भाई कितने रुपए में देना है, ये बोल रहा है 80, बोले लास्ट स्टॉक दे दे। इसको पूछ रहा है कितने में देना है, वो बोल रहा है 82, लास्ट स्टॉक दे दे। इसको बोल रहा है कितने रुपए में स्टॉक देना है, 84, लास्ट स्टॉक दे दे। इसको पूछ रहा है कितने में देना है, 86, लास्ट स्टॉक दे दे। तो यहाँ पे बायर्स कितने हैं, सिर्फ एक बायर खड़ा है। यहाँ पे सेलर्स कितने हैं, सेलर्स मल्टीपल है। तो क्या नंबर ऑफ बायर या तो नंबर ऑफ सेलर्स से फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। फर्क पड़ता है कि बायर्स या तो सेलर्स दोनों में से एग्रेसिव कौन है, उससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे एक सिंगल बायर था बट वो बायर एग्रेसिव था, इसलिए स्टॉक की प्राइस के अंदर मूवमेंट आया। स्टॉक की प्राइस पहले 80 थी, 80 से 82 हुई, 82 से 84 हुई, 84 से 86 हुई। ये पूरे डिस्कशन करने का सिंगल ऑब्जेक्टिव था कि एटलीस्ट बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। जब हम प्राइस को रीड करेंगे ना, चार्ट को रीड करेंगे, तो उस टाइम पे क्लैरिटी आएगी कि ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि सेलर्स एग्रेसिव है। ये लेवल क्लियरली ऐसा है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर्स एग्रेसिव है। तो बायर्स एग्रेसिव है और सेलर्स एग्रेसिव है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम हमारा बाइंग या तो सेलिंग डिसीजन बना पाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। ये दोनों फाउंडेशन मुझे आपके लिए देने ज़रूरी थे कि भाई अल्टीमेटली बायर और सेलर काम कैसे करते हैं और प्राइस के अंदर मूवमेंट कैसे आती है, बायर्स और सेलर्स ज़्यादा होने से या तो एग्रेसिव होने से। अभी मेन टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, प्राइस एक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस एक्शन होता क्या है? हमने काफ़ी टाइम सुना है प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है। प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट करें उससे पहले ये समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब उसके नाम में ही लिखा है, प्राइस की एक्शन। प्राइस कैसे एक्शन कर रही है उसी को हम कहेंगे प्राइस एक्शन। नहीं समझ में आया? छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की ट्राई करते हैं। देखो, आप कुछ भी मत सोचना, आप सिर्फ ये सोचना कि आप वो सिचुएशन में होते तो आप क्या करते हैं। या तो आप भूल जाओ, कोई एक थर्ड पर्सन जिसको आप ऑब्जर्व करने की ट्राई कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है जिसका बिहेवियर आपको अभी से प्रेडिक्ट करना है। वो प्रेडिक्शन आपको करना है कि मुझे 90% तो लग रहा है कि ये चीज़ के अंदर ये इंसान ऐसा ही बिहेव करेगा। वो चीज़ आपको सोचने की ट्राई करनी है। छोटा सा एग्जांपल लेके चीज़ को समझने की ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक स्टॉक अभी मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है 80 रुपीज़ के हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस वो स्टॉक की 80 रुपीज़ है। अभी यहाँ पे दो ग्रुप है, एक है बायर्स का ग्रुप, एक है सेलर्स का ग्रुप। दोनों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, एक है बुल, एक है बेयर। हमें सबको पता है कि बुल मतलब क्या और बेयर का मतलब क्या। ये है बायर्स और ये है सेलर्स। बायर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइस को ऊपर लेके जाना है। सेलर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई अच्छी प्राइस मिले तो ये प्राइस पे ऑप्शन को स्टॉक को सेल करना है। सेलर का मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ सेलिंग का ही ऑब्जेक्टिव होगा। सेलर का मतलब ये है कि वो कोई टारगेट प्राइस की वेट कर रहा है, या तो उसको अपने फंड्स कहीं और डालने हैं, उसको करंट स्टॉक को सेल करना है। सेलर का मतलब उसके पास कोई चीज़ पड़ी है, वो चीज़ उसको सेल करनी है। ध्यान से देखना।
अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 80 रुपीज़, ठीक है, स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 80 रुपीज़। सेलर्स ने अपने माइंड के अंदर ये सोच रखा है, सेलर्स ने अपने माइंड के अंदर ये सोच रखा है कि ये स्टॉक की प्राइस अगर 100 रुपीज़ आती है ना, तो वो एक अच्छी प्राइस है, वो प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं, वो प्राइस पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वैसी सब चीज़ सेलर्स के माइंड में चल रही है। वो 100 रुपये की प्राइस का वेट करके बैठा है। करंट मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ है, स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ रही है। 80 रुपीज़ के मान लो स्टॉक बन गया 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ जैसे ही टच हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे जिसने सोचा था कि 100 रुपये में ये स्टॉक को बेचना है। मान लो सेलर्स ने 100 रुपये में स्टॉक को बेच दिया और फाइनली स्टॉक गिर के आ गया है 70 रुपीज़। अभी मान लो जिसने 80 रुपीज़ में बाय किया होगा, हो सकता है कि वो वापस से सोचे, या तो मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लेते हैं कि स्टॉक मेरा आ गया है 90 रुपीज़, स्टॉक यहाँ पे मेरा आ गया है 90 रुपीज़। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बायर्स ऐसे भी होंगे जिसको 90 रुपीज़ में स्टॉक को परचेस करना है। हो सकता है कि जिसको ऐसा लगा हो कि भाई स्टॉक 100 रुपीज़ तक गया था, अभी 90 रुपीज़ में ये स्टॉक मिल रहा है, चलो स्टॉक को बाय करते हैं, ठीक है। जैसे ही 100 रुपीज़ में ये सेलर्स ने स्टॉक को बेचा, टेक्निकल एनालिस्ट आपको क्या सजेस्ट करेगा पता है, टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये बोल देगा कि 100 रुपीज़ एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक की प्राइस 90 रुपीज़ से वापस जा रही है 100 रुपीज़, ये स्टॉक वापस से 100 रुपीज़ टच कर रहा है। कहना इसे यहाँ पे जो लोग 100 रुपये में बेचने के लिए रेडी होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे स्टॉक एक बार में खाली हो गए होंगे। दूसरी बार हो सकता है कि प्राइस 100 रुपये के आसपास आई, ये लोगों ने वापस से सेल किया और 100 रुपये के अंदर वापस से ये स्टॉक को सेल किया, स्टॉक वापस से गिर के मान लो आ चुका है 88 रुपीज़। 2 बार 100 रुपये के आसपास सेलर्स को देख लिया, 2 बार 100 रुपये के आसपास सेलर्स को देख लिया। टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये सजेस्ट करेगा कि भाई 100 रुपये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली सेलर्स का प्रेजेंट है, ये प्राइस क्लियरली ऐसी है जहाँ पे लोग बेचने के लिए रेडी है। आराम से साइकोलॉजी को समझना, हम क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन समझने की ट्राई कर रहे हैं। प्राइस एक्शन का दूसरा मतलब ये होता है कि कोई भी एक नॉर्मल प्राइस पे क्या बिहेवियर दिख रहा है, कौन से प्राइस पे मार्केट क्या एक्शन कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे 100 रुपये की प्राइस पे सेलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई 100 रुपये पे सेलर्स प्रेजेंट है, इसको ही हम कहते हैं प्राइस एक्शन, और यही जिसको हमें चार्ट के अंदर डिटेल में ऑब्जर्व करना है। बट उसके लिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है कि भाई क्या प्राइस एक्शन है। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सिर्फ ये समझना कि नॉर्मल इंसान क्या चीज़ इसके अंदर सोचेगा। मान लो 88 रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड आ गया जिसके पास कोई एक अच्छी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, उसको लग रहा है कि भाई कंपनी नेक्स्ट ईयर काफ़ी ही बड़ा प्रॉफिट करेगी, और ये लग रहा है, उसको लग रहा है कि अभी ये स्टॉक की प्राइस एटलीस्ट 120 रुपये तो होनी चाहिए। क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आ गया, स्टॉक की प्राइस चली गई 120 रुपये। ऑब्वियसली यहाँ पे जिसको 100 रुपये में बेचना होगा उसने 100 रुपये में बेच दिया होगा। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी कि 100 रुपये में बेचने वाले लोग पहले थे। अभी आप सिर्फ एक थर्ड पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वैसे सोचने की ट्राई करना। मान लो कि 100 रुपये में कोई एक थर्ड पर्सन ने सेल कर दिया, अभी यही स्टॉक की प्राइस 120 रुपये चली गई है, उसके दिमाग में क्या हो रहा होगा, उसके दिमाग में एक तो ये हो रहा होगा कि भाई 100 रुपये में बेच के गलती कर दी, थोड़ा सा वेट किया होता 120 रुपये प्राइस मिल जाती। दूसरा, लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, और मेजोरिटी लोग शायद ऐसे भी होंगे, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हो सकता है इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, 100 रुपये इसको नहीं सोचना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो चीज़ 100 रुपये में बेच दी है ना, अभी मैं 120 में खरीदूंगा तो 20 रुपये का लॉस हो जाएगा, अभी 120 में तो मैं नहीं खरीद सकता। वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो लोगों ने ये चीज़ को 100 रुपये में बेचा है, उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल तो है, इसको बेचना नहीं था, अभी इसको 120 रुपये इसकी प्राइस चली गई है। बट प्रॉब्लम अभी क्या है,
प्रॉब्लम अभी यह है कि 100 रुपये की प्राइस को जो मैंने 100 रुपये में बेच दिया है उसको मैं अगर 120 रुपये में खरीदूंगा तो 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। वो ये सोच रहा है कि एक बार गलती से ये प्राइस, भगवान करे ये प्राइस वापस 100 रुपये आ जाए, मैं इसको खरीदने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे मान लो कोई सेलर्स खड़े थे 100 रुपये में बेचने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि कोई दूसरा ग्रुप ऑफ सेलर्स खड़ा हो इसको 120 रुपये में बेचने के लिए। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। तो मान लो 120 रुपये में सेलर्स आ गए हैं ये स्टॉक को बेचने के लिए, स्टॉक वापस आ गया है 100 रुपये। अभी एक बात बताओ, ये 100 रुपये के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग रिग्रेट कर रहे थे कि भाई 100 रुपये में नहीं बेचना था, ये प्राइस अगर वापस 100 रुपये आती है ना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वापस 100 रुपये आ जाएगी। ये लोग जो यहाँ पे रिग्रेट कर रहे थे बेचने का, वो चीज़ हो सकता है कि वो लोग वापस से परचेज कर ले और स्टॉक की प्राइस के अंदर 100 रुपये में वापस बाइंग आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये सुना होगा कि भाई जो चीज़ पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद वही रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लोगों ने आपको रूल रटवा दिया है, बट वही चीज़ रटने से बेटर वो चीज़ को हम फील करेंगे ना, लाइव मार्केट में ये चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, हमारा सेटअप अपने आप डेवलप हो जाएगा कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। तो ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट बन गया, उसका क्लियर रीज़न भी हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल में रीज़न डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 100 रुपये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस पॉसिबल है। क्या वेरिएशंस पॉसिबल है? पॉइंट नंबर 1, मान लो कि आप एक ऑपरेटर हो, मान लो कि आप एक ऑपरेटर हो, आपको पता है कि रिटेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है रिटेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है। रिटेलर्स को ये पता है कि भाई ब्रेकआउट होते ही स्टॉक को बाय करना चाहिए, या तो ब्रेकआउट लेवल के रिटेस्ट के बाद स्टॉक को बाय करना चाहिए। आप ऑपरेटर होते हैं, आप क्या करते हैं? आप ऑपरेटर होते हैं, आप ब्रेकआउट क्रिएट करवा देते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पे रिटेस्ट भी करवा देते हैं और हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर ये स्टॉक को जाने देते हैं, सारे रिटेलर्स को कंफर्मेशन मिल जाता। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मान लो एक आप ऑपरेटर हो, आपके पास टोटल 500 करोड़ रुपए के स्टॉक्स है जो आपको बेचने हैं। 500 करोड़ रुपए के स्टॉक आपको बेचने हैं। आपको क्या क्रिएट करवाना है? आपको मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करवानी है कि भाई 500 करोड़ का स्टॉक मुझे बेचना है, कोई तो खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए। डिमांड क्रिएट कैसे करवाए? आपने सिंपल ये देखा कि भाई रिटेलर्स का माइंडसेट समझते हैं, रिटेलर कैसे सोचते हैं, क्या चीज़ होने पे रिटेलर वो चीज़ बाय करने के लिए आते हैं, ये चीज़ आपने सोची। आपने सिंपल क्या किया, 500 करोड़ में से दो बाइफर्केशन किए, 25 करोड़ और बाकी के 475 करोड़। आपने क्या किया, 25 करोड़ से ये स्टॉक को 88 से 110 रुपये लेके गए, मान लो 120 रुपये लेके गए, 88 से यही चीज़ को आप 120 रुपये के आसपास लेके गए। आपको 500 करोड़ रुपए का सेलिंग करना था, बट आपने 25 करोड़ मान लो यूज़ कर लिए बाइंग करने के लिए, बाकी के 475 करोड़ सेल करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे, ये थियरी किसको पता है? ये सारी थियरी रिटेलर्स को पता है कि भाई ब्रेकआउट आने पे चीज़ों को बाय करेंगे, ब्रेकआउट के रिटेस्ट के ऊपर तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम चीज़ों को बाय करेंगे। रिटेलर को जो थियरी चाहिए थी स्टॉक को बाय करने के लिए, वो थियरी आपने क्रिएट करवा दी। सारी चीज़ के अंदर, न्यूज़ के अंदर मान लो ये चीज़ फेमस हो गई है कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, न्यूज़ में भी ये चीज़ फैल रही है, चार्ट के अंदर भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, सब चीज़ आपको दिख रही है। रिटेलर्स मेजोरिटी एंटर हो जाएंगे ये स्टॉक को परचेस करने के लिए। आप ऑपरेटर थे, आपको क्या चाहिए था? आपको ये चाहिए था कि भाई मुझे कोई ऐसा रिटेलर मिले जिसको चीज़ें खरीदनी हो, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें बेचनी है। आपने 120 के प्राइस पे स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर दिया, स्टॉक सडनली वापस आ चुका है मान लो 75 रुपीज़ पे। अभी आप ये बताओ दोनों में से कौन सी थियरी करेक्ट है? नॉर्मल ह्यूमन नेचर ये थियरी को करेक्ट प्रूव कर रहा है। ये थियरी, क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग को पता है, ये थियरी ऑपरेटर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। कौन सी थियरी कौन से टाइम पे वर्क करेगी हमें क्या पता है? आप सोच के बताओ कौन सी थियरी कौन से टाइम पे वर्क करेगी हमें क्या पता है? आंसर उसका ये है कि हमें नहीं पता है कौन सी थियरी कौन से टाइम पे वर्क करेगी। ध्यान से देखना
कोई लोगों का ये ओपिनियन होता है कि भाई मैं फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करूं। फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या, कि ऑपरेटर का माइंडसेट होता है कि फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, लोग ट्रैप हो जाएंगे एंड फिर वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। लोगों की क्वेश्चन ये होता है कि मैं फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकूं। इसका सिंपल आंसर ये है, फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आपका काम है आपके सेटअप के ऊपर ट्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ब्रेकआउट सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप कोई रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, आप प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। आप प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी प्राइस ऐसी है जहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव है, सेलर्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट तो सारे लेवल पे हो सकते हैं, बट वो एग्रेसिव होने चाहिए। मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक लेवल ऐसा है जहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव है, आपने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। आपने डिसाइड किया कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने दूंगा, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट आने दूंगा, फिर मैं स्टॉक को बाई करूंगा। कहना इसे 10 बार सेम सेटअप के ऊपर आप काम करेंगे। हर बार तो ऑपरेटर की स्कीम नहीं हो सकती। अगर हर बार ऑपरेटर की स्कीम है, आप आपका सेटअप रिवर्स कर दो। आप ये प्लान कर लो कि भाई मान लो ब्रेकआउट दे देगा, हर बार फेलियर हो रहा है तो इस बार भी फेलियर होगा। ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर अपने ट्रेड कर लेंगे। 120 के आसपास अगर मुझे सेलर्स एग्रेसिव दिखेंगे, मैं 120 के ऊपर सेल कर दूंगा। तो कहने से वो भी ऑपरेटर के लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी कि भाई हर ब्रेकआउट पे फेलियर हो रहा है तो फिर ब्रेकआउट का कोई सेंस नहीं है। ऑपरेटर को क्या करना होगा, या तो किसी भी जो मार्केट को चला रहा है उसको क्या करना होगा, या तो कुछ टाइम मार्केट के अंदर ब्रेकआउट को सक्सेसफुल दिखाना होगा, कुछ टाइम मार्केट के अंदर ब्रेकआउट का फेलियर दिखाना होगा। कौन लोग फंसेंगे, जो दोनों ही चीज आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं, या तो जिसके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं है, वो लोग फंसेंगे। मान लो कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से कहना से हर बार तो ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं हो सकता। हर बार ब्रेकआउट फेलियर है तो आप एक स्ट्रेटेजी चेंज कर लो कि अभी नेक्स्ट टाइम से मैं ब्रेकआउट फेलियर ही ट्रेड करूंगा। आपके 10 के 10 ट्रेड करेक्ट हो जाएंगे। ये कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट जैसा है कि मान लो आपने डिसाइड किया कि ये हेड्स आएगा तो मैं बाय करूंगा, टेल्स आएगा तो सेल करूंगा। अभी मान लो आपने 100 ट्रेड्स प्लान कर लिए, 100 में से हेड्स आया तो बाय, टेल्स आया तो सेल। सारे के सारे ट्रेड गलत हो गए। आपको क्या करना है, सिंपल अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना है कि भाई हेड्स आया तो सेल कर लूंगा, टेल्स आया तो बाय कर लूंगा। ये उतना ही सिंपल है कि भाई ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकआउट वर्क करेगा या तो ब्रेकआउट फेलियर वर्क करेगा। आंसर है दोनों ही वर्क करेंगे। अभी आप नेट प्रॉफिट में कैसे रहेंगे, आप नेट प्रॉफिट में रह सकते हैं जब आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो कि भाई इस टाइम पे मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर ये स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 रुपये बार बार रजिस्ट कर रहा है, उसने 120 रुपये में बेच दिया है, अभी चलो मान लो ये स्टॉक 98 भी आ गया है, बट एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 100 के नीचे थोड़ी देर के लिए भी सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आपको इमीडिएटली इसके अंदर एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। तब जाके आपका डिसिप्लिन आपको मार्केट के अंदर सस्टेन होने देगा। तब जाके ये ऑपरेटर का जो माइंडसेट है उसके अगेंस्ट में आप टैकल कर पाओगे। मान लो आपकी ब्रेकआउट फेलियर की स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 120 से अगर वो 150 जाना है चले जाए। मैं कब ट्रेड करूंगा, जब वो 120 से 100 के नीचे वापस आ जाता है और 100 के नीचे प्राइस सस्टेन कर रही है, उस टाइम पे मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, आप ट्रेड कर लो, बट आपको एग्जिट कब ले लेना पड़ेगा, जब वो प्राइस वापस 120 से ज्यादा जा रही है। तब आपको समझ जाना पड़ेगा कि भाई ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं है, ये ब्रेकआउट चल जाएगा और मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। अभी तक हम एडवांस तो गए ही नहीं, प्राइस को एक्चुअल में रीड कैसे करना है उसके ऊपर नहीं गए। बेसिक सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी साइकोलॉजी अगर आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बिल्डिंग अच्छे से बन सकती है। चाहिए तो ये वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। एक बार ये सारी की सारी चीज़ आपको डिटेल में समझ में आनी ज़रूरी है। ये फाउंडेशन अगर एक बार स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया तो बिल्डिंग अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बायर्स एंड सेलर्स के एग्रेशन की, और एग्जैक्टली प्राइस एक्शन होता क्या है। काफ़ी लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है,
बट प्राइस एक्शन होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है? प्राइस एक्शन मतलब क्या? प्राइस एक्शन मतलब बायर्स या तो सेलर्स के एग्रेशन को समझना, बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी समझना, ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझना, ये समझना कि भाई लोगों को क्या दिखाया जा रहा है और क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस सबके लिए सेम थी। यहाँ पे हमने कहीं पे तो लिखा था कि 25,300 की प्राइस थी, 25,300 की प्राइस है। ये प्राइस पूरी दुनिया के लिए सेम है, मेरे लिए भी सेम है, कोई म्यूचुअल फंड के लिए भी सेम है, ये ऑपरेटर के लिए भी सेम है। बट फिर भी ये सेम प्राइस के अंदर 91% लोग लॉस कर रहे हैं, 9% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। 9 में भी 8 और 1 का हमने एग्जांपल दिया था। तो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि भाई ये प्राइस, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये प्राइस दिखाई जा रही है या तो ये प्राइस एक्चुअल में है। हर बार हम सही नहीं हो सकते, हमें क्या करना होगा, हमारे सेटअप के ऊपर, हमें प्राइस एक्शन की रीडिंग के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या रीडिंग बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वापस कर रहा हूँ। 120 के ऊपर अगर हम सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ब्रेकआउट फेलियर होगा। ब्रेकआउट फेलियर का कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब ये प्राइस 100 रुपये से नीचे सस्टेन होना स्टार्ट कर देगी, हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड बना लेंगे। ये ट्रेड फेलियर कब होगा? जब ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, ब्रेकआउट फेलियर नहीं होगा, उसका कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद। यानी कि ये प्राइस अगर 120 से 125 चली जाती है, क्लियर कट मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट चलने वाला है, फिर वो ट्रेड के अंदर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर हम इमोशनल नहीं हो सकते कि भाई मैं लॉस को नहीं देख सकता, लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं लॉस को बुक भी नहीं करूंगा। इतनी बच्चों वाली बात यहाँ पे नहीं चल सकती। इतनी मतलब गिरी हुई बात आप करेंगे कि भाई मैं लॉस को बुक नहीं कर सकता। ये दोनों थियरी आपके सामने है, कौन से टाइम पे कौन सी थियरी चल सकती है वो आगे सेटअप में हम डिस्कस करेंगे। क्या प्राइस एक्शन दिखे तो वो चीज़ चल जाएगी, क्या प्राइस एक्शन दिखे तो कौन से टाइम पे वो ब्रेकआउट चल जाएगा, कौन से टाइम पे ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, वो सेटअप में डिस्कस करूंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ब्रीफ दे दूं, यहाँ पे देखना 80 पे प्राइस चल रही थी, 80 से 100 गई, कोई बात नहीं, एक बार जाने दो। 100 से 90 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उसने यहाँ पे स्टॉक बेचा है, इसका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। वही प्राइस वापस 100 रुपये जा रही है। तो मान लो ये सेलर्स जो भी थे, ये सेलर्स के पास टोटल 50,000 शेयर्स पड़े थे। पहली बार में उसने 30,000 शेयर्स बेच दिए, दूसरी बार में उसने 20,000 शेयर्स बेच दिए। तो ध्यान से समझना, कोई प्राइस बार बार रिपीट हो रही है ना, पहले 100 रुपीज़ आई, वापस से 100 रुपीज़ आई, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितने भी लोगों ने ये शेयर को 100 रुपीज़ में बेचा होगा, उसको वापस से बेचने का मौका मिला। हो सकता है कि एक और तीसरी बार उसको बेचने का मौका मिल जाए। इसका मतलब जितनी बार उसको बेचने का मौका मिलेगा ना, उसके शेयर्स कम होते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वापस से 3-4 बार अगर वो वही प्राइस 100 रुपीज़ टच कर रही है, कितने शेयर्स होंगे, हो के कितने शेयर्स होंगे, सारे शेयर्स खत्म हो जाएंगे और फिर अपना बायर्स काम कर जाएगा। ये बायर्स को मान लो परचेज करने हैं टोटल 3 लाख शेयर, यहाँ पे जिसको बेचने हैं उसको मान लो बेचने हैं टोटल 2 लाख शेयर। तो जब तक 2 लाख शेयर बेच नहीं देते वो 100 की प्राइस से रेजिस्टेंस आता रहेगा, यहाँ पे 100 की प्राइस से रेजिस्टेंस आता रहेगा। बार बार अगर प्राइस 100 रुपये को टच कर रही है, इसका मतलब इसके शेयर्स खत्म हो चुके हैं, बट इसको जितने बाई करने थे उतने अभी उसने बाई नहीं किए हैं। फिर अल्टीमेटली ब्रेकआउट आ जाएगा, 100 रुपये वाले खत्म हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे 120 रुपये में बेचने वाले लोग। 100 रुपये वाले जहाँ तक उसकी हिम्मत है बेचते रहेंगे, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे 120 रुपये में बेचने वाले लोग। तो कब ब्रेकआउट काम कर सकता है? जब मार्केट यही प्राइस को बार बार टच कर रहा है, रेजिस्टेंस को जितना टच करेगा, रेजिस्टेंस को जितना सस्टेन करेगा। अभी मान लो यहाँ पे हम पूरी बिल्डिंग जब बनाएंगे, उस टाइम पे हम ब्रेकआउट थियरी को डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट थियरी के अंदर हम मान लो ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक या फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन आपका क्लियर है, बिल्डिंग को समझने में आपकी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो कहाँ गया, 100 रुपये की प्राइस है, मल्टीपल टाइम्स टच हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग 100 रुपये की प्राइस पे शेयर्स बेचना चाह रहे हैं,
उसके शेयर्स धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। फिर अल्टीमेटली जिसको 100 रुपये से ज़्यादा में बाय करना है वो एग्रेसिव होके बाय करेंगे। 100 रुपये से ऊपर गया इसका मतलब प्योरली बाइंग है, वैसा नहीं है। हो सकता है कि 120 रुपये में बेचने के लिए और 5 लाख लोग खड़े हो और 120 रुपये से भी सेलिंग आ सकता है। होने के लिए ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है, जैसा कि ये ऑपरेटर का था। ऑपरेटर को 475 में 120 रुपये में ये शेयर को बेचना था, तो यहाँ पे 100 रुपये में बेचने वाले लोग भी थे, ऑपरेटर था जो कि 120 रुपये में बेचने के लिए रेडी था। तो 120 गए, इसका मतलब ब्रेकआउट कंटिन्यू हो जाएगा, वैसा नहीं है। 120 रुपये में सेलर्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स जेन्युइन हो और प्राइस को कितना भी ऊपर लेके जा सके। तो आई होप आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी मिल रही है कि एक तो प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है। प्राइस की मूवमेंट होती है बायर्स या तो सेलर्स के एग्रेशन से। हो सकता है कि ये बेसिक्स ऑलरेडी आपको पता हो सकता है इसके ऊपर ऑलरेडी आपने काम कर दिया हो, बट जब भी हम सेटअप डिस्कस करेंगे ना, उस टाइम पे एटलीस्ट ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग, ये लेवल की क्लैरिटी आपके अंदर होनी ज़रूरी है, तब जाके ये सारा डिस्कशन हमारा काम आ सकता है। ठीक है, मैं सजेशन दूंगा कि जितने भी चीज़ें अगर आपको डाइजेस्ट हो गई है, वेल एंड गुड। आपको लग रहा है कि फाउंडेशन के अंदर कुछ भी मिसिंग है, आपको सारी चीज़ें एक बार रिवाइंड करके वीडियो को वापस चाहिए तो देख सकते हैं। मैं 1 मिनट मैंने जो नोट्स बनाई है उसको रिफ़र कर रहा हूँ। अगर कुछ पॉइंट मिसिंग है, कैंडल स्टिक्स ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक्स डिस्कस करने के अंदर कोई चीज़ पेंडिंग है तो मैं उसको रिफ़र कर रहा हूँ। 1 मिनट देना बस। आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक मेजोरिटी चीज़ें कवर हो चुकी है। डिस्कस हमें मेन जो करना है वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स डिस्कस करनी है, बट ये चीज़ के अंदर आपको कोई कंक्लूजन निकालना है तो वो कंक्लूजन ये हो सकता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। दुनिया का कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं है। ध्यान से सुनना। अभी मान लो कि कोई आपको ऐसा बोल दे कि मैं आपको 90% एक्यूरेसी का सेटअप दे दूंगा, आपको वो बात कितनी सच लगेगी? आपको ये प्राइस एक्शन को समझ के ही है ना, समझ जाना चाहिए कि भाई 100 में से 10 में से 9 बार 9 टाइम्स करेक्ट होना, इसका मतलब वो हवा में फेंक रहा है वो चीज़, कोई तो आपको बेचने की ट्राई कर रहा है। सिर्फ ये छोटा सा एग्जांपल प्रूव कर देगा कि भाई ये चीज़, ना तो ये चीज़ हर बार चलेगी, ना तो ये चीज़ हर बार चलेगी। अभी इसके अंदर ये क्या है, अल्टीमेट प्राइस का नेचर है। ये प्राइस का नेचर मतलब कौन सी प्राइस पे कौन सा इंसान, या तो बायर्स या तो सेलर्स क्या बिहेव करेगा, उसका नेचर है। प्राइस एक्शन से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी है, कौन सी प्राइस पे कौन क्या बिहेव कर रहा है वो रियलिटी है। अभी इसके अंदर आपको जो चीज़ घुसानी है, आपको मूविंग एवरेज घुसाना है घुसा दो, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज घुसाना है घुसा दो। अल्टीमेटली तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तो प्राइस है वही है। भाव भगवान छे, ऐसा गुजराती में कहावत है कि भाव से ऊपर कुछ नहीं है। जो भाव बोल रहा है वही चीज़ करेक्ट है, उसमें आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को घुसाओगे तो कुछ नहीं होगा। कौन से प्राइस पे कौन लोग क्या बाय कर रहे हैं वही सबसे सुप्रीम है। और ये सिंपल एक थियरी, एक प्रूफ है कि ना कोई चीज़ ना तो हर बार सही हो सकती है, एंड कोई चीज़ ना तो हर बार गलत हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर चाहे तो वीडियो को एंड कर सकते हैं। वो एग्जांपल ये है कि मान लो आपको ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी सेटअप नहीं पता है। आप ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ ब्रेकआउट फेलियर के सेटअप को ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट फेलियर का सेटअप ट्रेड करना मतलब क्या? ब्रेकआउट फेलियर का सेटअप ट्रेड करना मतलब आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर पहले तो रेजिस्टेंस आना चाहिए। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, ओपन होने के साथ प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। पहले तो सबसे पहली चीज़ एक रेजिस्टेंस क्रिएट होना ज़रूरी है। फिर ब्रेकआउट फेलियर के लिए ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। मान लो प्राइस ने ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को ये रेजिस्टेंस लग रहा था, अभी लोगों को लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा। काफ़ी लोगों ने ये ब्रेकआउट के अंदर एंट्री ले ली। आपका सेटअप क्या है? आपका सेटअप सिंपल है, आपको ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर ट्रेड करना है। ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि यही रेजिस्टेंस के अंदर अभी प्राइस अंदर घुसना स्टार्ट हो गई है और ये रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो गई है।
आपका सेटअप ये इंडिकेट कर रहा है कि आप सिर्फ ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर ट्रेड लेंगे कि नहीं से आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। आप मुझे ये बताओ कितनी बार आप सही हो सकते हो, कितनी बार गलत हो सकते हो। आप मान लो आपने 50 ट्रेड ले लिए, कहना इसे 50 के 50 ट्रेड में से हर बार तो आप गलत प्रूव नहीं हो सकते। यही तो ऑपरेटर की साइकोलॉजी होती है कि रिटेलर्स को इनवाइट करके उसको ट्रैप करके मार्केट के अंदर उसको कर देना। मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि 50 में से मान लो कुछ ट्रेड ही ब्रेकआउट सस्टेन हो जाए, क्योंकि लोगों को ब्रेकआउट पता है। ब्रेकआउट फेलियर सक्सेसफुल जाने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रेकआउट के सक्सेसफुल जाने के चांसेस कितने हैं। अगर मान लो 50 में से आपको ये मिल रहा है कि 30 ब्रेकआउट सक्सेसफुल जा रहे हैं, 20 ब्रेकआउट फेलियर हो रहे हैं, आप 30 ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। मान लो आपका डेटा आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई 20 तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल जा रहे हैं, 30 ब्रेकआउट ऐसे हैं जो ब्रेकआउट फेलियर सक्सेसफुल जा रहा है, ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। अल्टीमेटली आप हर बार तो सही नहीं हो सकते, इसका दूसरा मतलब भी यह है कि आप हर बार गलत भी नहीं हो सकते। प्रोवाइडेड क्या है, सही जब सही प्रूव हो रहे हो, आपको पता है कि इस टाइम पे मैं गलत प्रूव हो गया, एग्जिट कर लो। और जब आप सही प्रूव हो रहे हो, आपको पता है कि भाई ब्रेकआउट में ट्रेड लिया है और ब्रेकआउट चल रहा है, तो आप रनिंग प्रॉफिट चलने दो। सिमिलरली ब्रेकआउट फेलियर के अंदर जब भी आपको क्लियर कट आंसर मिल गया है कि भाई ये ब्रेकआउट फेलियर है, तो ब्रेकआउट फेलियर में से एग्जिट कर दो। एंड जब भी आपको आंसर मिल रहा है कि ब्रेकआउट फेलियर चल रहा है, तो रनिंग ट्रेड को चलने दो। आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन से टाइम पे मैं गलत हूँ, उस टाइम पे आप एग्जिट कर लो। आपको आंसर मिल रहा है कि भाई मैंने जो ट्रेड लिया है उसमें मेरा व्यू करेक्ट है, फिर ट्रेड को चलने दो। यही सब चीज़ तो मैं यूट्यूब सीरीज के अंदर लाइव कर रहा हूँ। जब मुझे क्लियर दिख रहा है, आप सारे सेटअप जब हम सेटअप डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ बायर्स या तो सेलर्स का एग्रेशन फाइंड करने की ट्राई करेंगे। अगर हमने एग्रेशन को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है ना, इसका मतलब मैटर क्लोज हो जाएगी। अभी उसके अंदर हम एंटर कर लेंगे। अभी दो पॉसिबिलिटी है कि हमने जो एग्रेशन आइडेंटिफाई किया है या तो वो चलेगा या तो वो नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये नहीं चल रहा है, और जब चलेगा तब भी हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये चल रहा है। तो जब नहीं चल रहा है, कन्फर्मेशन मिल गया तो ट्रेड को एग्जिट कर दो। जब चल रहा है, ये कन्फर्मेशन मिल गया तो ट्रेड को चलने दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपए की प्राइस, 100 रुपए का रेजिस्टेंस, प्राइस 120 रुपए आ चुकी है। अभी मान लो हमने ये ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया, तो ये प्राइस 100 रुपए के नीचे सस्टेन नहीं करनी चाहिए। तो मान लो मैंने 95 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव रखा है, 95 का स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये ब्रेकआउट नहीं चलेगा। अभी मान लो कि 100 में से 10 ट्रेड ऐसे होंगे जिसके अंदर 95 का हिट करके ऊपर चला जाएगा, बट ये 10 के लिए मैं सारे ट्रेड के अंदर तो ये सोच नहीं सकता कि भाई मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव रखना ही नहीं है। या तो ब्रेकआउट फेलियर के अंदर कि मान लो 120 रुपए से वो 100 रुपए के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्लियर कट ये है कि अभी ये 120 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मान लो मैंने यही ट्रेड के अंदर मेरा सेल एंट्री बनाया 98 की प्राइस से, 98 की प्राइस से मैंने शॉर्ट किया ये शेयर को। मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव होना चाहिए 120 रुपए का। अगर वो 120 रुपए हिट कर देता है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल चलने वाला है। ब्रेकआउट फेलियर जो कि मैंने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो चीज़ रिटेलर को पता है वो सारी चीज़ ऑपरेटर को भी पता है। ऑपरेटर को पता है कि रिटेलर ब्रेकआउट ट्रेड करना जानता है। ऑपरेटर को ये भी पता है कि रिटेलर ब्रेकआउट फेलियर भी ट्रेड करना जानता है। आज ऑपरेटर कोई मूर्ख इंसान तो है नहीं। आपको पता है कि भाई ऑपरेटर देखो, ये है ऑपरेटर, ये हो आप। ऑपरेटर को पता है कि भाई मैं ब्रेकआउट करवा सकता हूँ, रिटेलर ब्रेकआउट जान लेगा। ऑपरेटर बोल रहा है कि मैं ब्रेकआउट फेलियर करवा सकता हूँ, रिटेलर बोलेगा कि मैं ब्रेकआउट फेलियर भी जान लूंगा। रिटेलर बोल रहा है यानी कि आप बोल रहे हो कि मैं ब्रेकआउट भी जान लूंगा, ब्रेकआउट फेलियर भी जान लूंगा। तो कहने से आपको ऑपरेटर की दोनों चीज़ पता है, तो ऑपरेटर को आपकी दोनों चीज़ नहीं पता होगी। ऑपरेटर को भी पता है कि भाई रिटेलर को भी पता है कि ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर नाम की चीज़ें हैं। रिटेलर को भी पता है कि ऑपरेटर के पास ब्रेकआउट भी है और ब्रेकआउट फेलियर भी है। फिर भी सक्सेस रेशियो क्या है कि 91% लोग लॉस कर रहे हैं, 9% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। सिंपल रीज़न ये है कि उसके पास डिसिप्लिन नहीं है। ऑपरेटर के पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, इसको इतना ट्रैप करेगा, इसको एंड मोमेंट तक होप देते रहेगा कि भाई तेरा ट्रेड रिवर्स हो जाएगा। अगर ये अपना मेंटल माइंड स्ट्रॉन्ग कर दे, अगर ये अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर दे
कि भाई मुझे तेरी दोनों थियरी पता है, ब्रेकआउट की थियरी भी पता है, ब्रेकआउट फेलियर की थियरी भी पता है। दोनों थियरी पता होने के बाद मैं ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा। बट मुझे ये भी पता है, यानी कि रिटेलर को ये भी पता है कि कौन से टाइम पे कौन सी थियरी फेल हो जाएगी। अगर पता है कि ब्रेकआउट फेलियर की थियरी ये टाइम पे फेल हो जाएगी, मैं खुशी खुशी एग्जिट कर दूंगा, या तो ब्रेकआउट पे ये थियरी फेल हो जाएगी, मैं खुशी खुशी एग्जिट कर दूंगा। सिर्फ इतना डिसिप्लिन आप रख लो, यानी कि रिटेल ट्रेडर रख ले, तो शायद 9% के अंदर आने के चांसेस पॉजिटिव हो सकते हैं। टाइम अभी देखोगे, चलो कोई बात नहीं, टाइम का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये था बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी, ये था बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन के अंदर भले ही हमने एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेके चीज़ों को समझने की ट्राई की है, अभी कैंडल्स के अंदर हम नहीं गए हैं कि बायर्स और सेलर्स के एग्रेशन को रीड कैसे करना है। अभी हम कैंडल के अंदर नहीं गए हैं। कैंडल के अंदर नेक्स्ट कल के दिन जाएंगे, हो सकता है कि डे नंबर 2 और डे नंबर 3, डे 2 एंड डे 3 इसके अंदर जाए और डे 3 एंड डे 4 इसके अंदर जाए। बट ये फाउंडेशन सारे क्रिएट करने ज़रूरी है, तब जाके आपको मेन कंटेंट के ऊपर, मेन सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि होगा प्राइस एक्शन बेस्ड। ठीक है, आई होप आज के इस वीडियो के अंदर मुझे जो भी मैसेज डिलीवर करना था वो मैसेज एटलीस्ट आप सब लोगों तक पहुंच रहा है। और यहाँ पे जो चीज़ों का क्रक्स मुझे डिस्कस करना था वो क्रक्स आपको समझ में आ रहा है। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या। प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब ये कि बायर्स एंड सेलर्स का एग्रेशन ऑब्जर्व करना, बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी ऑब्जर्व करनी, वो चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे ट्रेड्स को रिलेट करने की ट्राई करेंगे कि कौन से टाइम पे हमने बायर्स का एग्रेशन ऑब्जर्व किया, कौन से टाइम पे सेलर्स का एग्रेशन ऑब्जर्व किया, कौन से टाइम पे क्या एंट्री ली, कौन से टाइम पे व्यू गलत हुआ तो हमने एग्जिट कर लिया। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद इतना शायद आप कैपेबल्स बन सकते हैं कि आप खुद का एक सेटअप भी डेवलप कर सकें। मान लो अभी आप बोल रहे हो कि मुझे निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करना है, मुझे क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है। तो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो की प्राइस तो रीड करनी पड़ेगी, तो आप प्राइस खुद से रीड कर पाओ वैसे ही हम ट्राई करेंगे। प्राइस रीड करने के बाद आप खुद का एक सेटअप भी डेवलप कर सकते हैं। एक और चीज़, कोई भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा हो वीडियो को चाहिए तो एक बार और सुन लेना, एक बार और देख लेना। कोई भी टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे सुनने मिली है, ये चीज़ से मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ है, ये चीज़ से मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है, हाई चांसेस है कि वो चीज़ आप भूल सकते हैं। तो आप नोट्स के अंदर वो सारी चीज़ नोट डाउन कर लेना, जब सेटअप बनाने बैठो ये सारी चीज़ आपको काफ़ी काम आएगी। पास्ट में चार्ट्स को रीड कर सको, इसलिए उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें काम आएगी। अभी सिर्फ हमने वेरी वेरी बेसिक्स डिस्कस किया है, अभी मेन प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप के ऊपर नहीं आए हैं, बट ये बेसिक डिस्कस करना ज़रूरी था। अभी भी हमारा बेसिक्स का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कल के दिन एक और दिन हम ये बेसिक्स का डिस्कशन करेंगे एंड फिर साइकोलॉजिकल चीज़ों को ठीक करेंगे एंड फिर अल्टीमेटली सेटअप के ऊपर जाएंगे। मेरा ये कन्विक्शन है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आ सकता है, प्रोवाइडेड चीज़ों के अंदर आप सही से, सॉरी यहाँ पे 2 and 3 लिखा था, यहाँ पे 4 and 5 है। मेरा ये कन्विक्शन है कि आप चीज़ों के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड लर्निंग अच्छे से ले रहे हैं, डाइजेस्ट अच्छे से कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, चीज़ों को सीखने की ट्राई कर रहे हैं, ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो कि 4 लाख करोड़ का टर्नओवर डेली हो रहा है, हमने कहीं तो लिखा था 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर डेली बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे इतने सारे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर्स खड़े हैं जो आपके पैसे लेना चाहते हैं। अभी आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो डूब मरेंगे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को आप सीरियसली नहीं लेंगे तो मैटर वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। सारे पैसे जितना आपने मेहनत करके कमाए हैं या तो आपके पेरेंट्स ने मेहनत करके कमाएंगे, वो सारे पैसों की साफ़ सफाई हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको सीरियस प्रोफेशन की तरह कंसिडर करना होगा। एटलीस्ट ये समझना होगा कि ये सब चीज़ के अंदर विनिंग रेशियो सिर्फ 1% है। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। प्राइस रीडिंग तो हम सीख जाएंगे, प्राइस रीडिंग सीखने के बाद ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है, तब जाके इसके अंदर 1% के अंदर आ सकते हैं। और कल एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि दुनिया के कोई भी कोर्स के अंदर मैट्रिक्स पहले से फिक्स्ड है,
कि इतनी किताबें पढ़ लो, इतनी एग्ज़ाम दे दो, आप पास हो जाओगे। यहाँ पे सारी चीज़ खुद से फिगर आउट करनी पड़ेगी। ये है डिफरेंस ट्रेडिंग में और बाकी सारी चीज़ों के अंदर। आई होप आपको इसकी सीरियसनेस पता है। आई होप इसके अंदर आपको पता है कि क्या लेवल ऑफ डेडिकेशन रिक्वायर्ड होगा, कितना टाइम ये सब चीज़ों के अंदर लग सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हो सकता है आपको कुछ इनपुट मिला हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता हो, बट मुझे मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ पर्सपेक्टिव देना था। मैं ऐसे ही ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर हवा में डिस्कस कर देता तो शायद ये चीज़ों से आप रिलेट ना कर पाते, बट अभी शायद कन्विक्शन है कि सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड कैंडल्स के अंदर बायर्स एंड सेलर्स का एग्रेशन रीड करने की ट्राई करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू ले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।